नमस्कार साथियों। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। क्लियर है? ये जो लेक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट वे में आज हम लेके आए हैं। अभी तक जो एक बोर्ड वाला पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे, आज मैं पीपीटी वाला पैटर्न लेके आया हूँ। तो जो भी पैटर्न आपको ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। वेदरिंग किन वजह से होती है, क्या फैक्टर उसमें काम करते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। कल क्या है? ईद है 13 मई को। 13 मई को जो है कल के दिन हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 50% ऑफ रहेगा। क्लियर है? सिर्फ कल के दिन के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आप उसको डाउनलोड करके आपको जो भी कोर्स चाहिए 50% ऑफ पे आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि वेदरिंग होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि वेदरिंग होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज सबसे पहले हम बात करेंगे वेदरिंग की। वैसे तो सॉइल फार्मिंग जो प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है। क्लियर है? मान लो ये चट्टान है, ठीक है, ये हमने मान लिया ये क्या है? चट्टान है। और चट्टान से क्या बनेगा? रिगोलित। चट्टान से क्या बनेगा? रिगोलित बनता है। क्लियर है? रिगोलित से, और रिगोलित के बाद बनती है सॉइल। ये दो कंज्यूकेटिव स्टेज होती है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की, कि रॉक से रिगोलित बनता है और रिगोलित से क्या बनती है? सॉइल बनती है। तो उसके लिए दो कंडीशंस, जब रॉक से रिगोलित बनता है तब क्या होता है? वेदरिंग प्रोसेस होती है। मतलब क्या? वेदरिंग फैक्टर काम करता है। और जब रिगोलित से सॉइल बनती है तो फैक्टर्स काम करते हैं, सॉइल के कुछ फैक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो जब पहली स्टेज में क्या हो रहा है? वेदरिंग की वजह से रॉक से क्या बन रही है? रिगोलित बन रहा है। रिगोलित क्या होता है? एक अनकंसोलिडेट मास होता है, मतलब अनकंसोलिडेट रेसिड्यूज होता है। किसका? रॉक्स का। जो रॉक्स होती है जब वो टूटती है तो जिस फॉर्म में वो टूटती है कुछ रेसिड्यूज बनता है, अनकंसोलिडेट मास बन जाता है, जिसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, उसी को रिगोलित कहा जाता है। और इसी रिगोलित से जब ये फैक्टर्स काम करते हैं इसके ऊपर, तो ये फैक्टर से क्या बनता है? ट्रू सॉइल्स बनती है। तो सबसे पहले क्या होगा? रिगोलित बनने के लिए, मतलब ये क्या है? यहाँ पे रॉक्स जो है क्या है? साइज इसकी क्या है? बहुत बड़ी बड़ी होती है रॉक्स। होता क्या है, जब ये लार्ज साइज की रॉक्स को हम किस में तोड़ते हैं? लार्ज साइज की रॉक्स कब टूटती किस में है? स्मॉल रिगोलिथ में, छोटे छोटे टुकड़े में टूटती है। तो इसको टूटने के लिए क्या होगा? इसको टूटने के लिए कुछ एजेंट्स काम करते हैं, है ना, कुछ फैक्टर्स, यहाँ पे कुछ एजेंसीज काम करती है इसको टूटने के लिए। तो जब ये रॉक्स क्या टूटेगी, किसके अंदर? रिगोलिथ के अंदर टूटेगी। तो यहाँ पे रॉक्स भी होते हैं और क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं। तो जब इसको टूटती है तो यहाँ पे दो चीज़ काम होती है। क्या होगा? इसको टूटना पड़ेगा, मतलब क्या होगा? इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है फिजिकल वेदरिंग की वजह से, फिजिकल एजेंट की वजह से। अब जब फिजिकल एजेंट की वजह से होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल वेदरिंग। क्लियर है? ये रॉक जो है टूटेगी तो रिगोलिथ बनेगा। तो ये रॉक कब टूटती है? जब इसमें क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब कई सारे एजेंट्स काम करते हैं। वाटर हो गया, फ्रीजिंग होती है, थाविंग होती है, रूट का पेनिट्रेशन हो जाता है सॉइल के अंदर, पानी की वजह से ये टूटती है। तो क्या होता है? पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब पहले हमेशा फिजिकल वेदरिंग होती है, उसके बाद केमिकल वेदरिंग होती है। तो पहले क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? केमिकल प्रोसेस काम करती है। डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या होगा? केमिकल प्रोसेस काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है? केमिकल वेदरिंग होती है। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल वेदरिंग होती है। तो पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। अब ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ काम करती है तो क्या होता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। मतलब फिजिकल और केमिकल जो एजेंट्स हैं उन्हीं के द्वारा जो होती है, क्या होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। मतलब बायोलॉजिकल एजेंसी के थ्रू ही फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वेदरिंग की डेफिनेशन क्या हो गया कि डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग बाय दी फिजिकल एजेंट्स, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये एक नया फॉर्मेट हमने तैयार किया है। अभी तक मैं जो पढ़ाता था आपको वो जो फॉर्मेट ये वाला था, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये जो एक नया फॉर्मेट मैंने इस बार ट्राई किया है कि अगर ये वाला फॉर्मेट अगर बच्चे लाइक करेंगे तो इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ पहले से ही लिखी हुई है। वेदरिंग क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है किसका? रॉक्स और मिनरल का, ठीक है। किसकी वजह से? फिजिकल एजेंट, केमिकल प्रोसेस की वजह से होता है
क्या बनता है, रिगोलिथ बनता है। मतलब वही है कि यहाँ से रॉक्स जब टूटेगी तो क्या बनेगा, रिगोलिथ बनेगा। क्या बनेगा, रिगोलिथ बनेगा। किससे, रॉक से। किसकी वजह से, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन की वजह से। और डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, फिजिकल एजेंट, केमिकल प्रोसेस की वजह से। क्लियर। रिगोलिथ क्या होता है, एक अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यू होता है किसका, जो रॉक्स की वेदरिंग हुई है। ठीक है, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो टूटती है, तो टूटने के बाद जो रेसिड्यूज होता है ना, जो मटेरियल होता है टूटने के बाद, उसी मटेरियल को क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोला जाता है। सॉलिड रॉक्स या सरफेस के ऊपर जो रेसिड्यू होता है उसको। क्लियर है। देन वेदरिंग के टाइप्स की बात करते हैं। 3 टाइप्स की वेदरिंग्स होती है। क्लियर है। 3 टाइप्स की वेदरिंग्स होती हैं। फिजिकल वेदरिंग, एक होती है फिजिकल वेदरिंग, दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि डिसइंटीग्रेशन जो होता है फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, केमिकल प्रोसेस मतलब डिकम्पोजिशन होता है केमिकल की वजह से, और ये दोनों वेदरिंग जब बायोलॉजिकल एजेंसी की वजह से होती है, बायोलॉजिकल एजेंसी की वजह से जब फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है, उसी को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। जैसे मैन के द्वारा, एनिमल के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा होती है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग होता क्या है। क्लियर है। फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से होगी, फिजिकल एजेंट्स की वजह से होगी। मतलब फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है जिसको हम हीट या कोल्ड बोल सकते हैं। क्लियर है। थाविंग हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग हो सकता है, इरोजन बाय स्ट्रीम हो सकता है, रूट का पेनिट्रेशन हो सकता है। ये सारे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, एजेंट्स हैं, इनके थ्रू क्या होती है, सोइल की वेदरिंग होती है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि जो फैक्टर है, यहाँ पे सारे फैक्टर्स हम दिए हैं, ठीक है। फिजिकल जो है फैक्टर है, एजेंट्स है, वो क्या, हीट एंड कोल्ड, फ्रीजिंग एंड थाविंग, ग्लेशियर हो गया, इरोजन बाय स्ट्रीम हो गया, अल्टरनेट वेट और ड्राइंग हो गया। अब इनकी वजह से कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो क्या हो गया, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर मतलब वही हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड, ये जो एजेंट है इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती है। कैसे होगी, क्या हो गया, मान लो ये क्या है, रॉक्स है, इस पर क्या होता है, सनलाइट आती है। क्या होता है, इसके ऊपर सनलाइट आती है, तो ये क्या होती है, रॉक्स क्या हो जाती है, हीट हो जाती है डे टाइम में। डे टाइम में क्या होगी, ये क्या हो, अच्छी खासी गर्म हो जाएगी, अच्छी खासी हीट इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर। फिर क्या होगा, नाइट के टाइम में, जब रात होगी, नाइट के टाइम में ये क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी, अच्छी खासी क्या होगी, ठंडी होगी। जब इसमें क्या होगा, हीट सनलाइट आएगी तो क्या होगी, हीट होगी। हीट होगी तो ये क्या होगी, रॉक्स एक्सपेंड होगी। क्या होगी, हीट की वजह से ये एक्सपेंड होगी। क्या, इसमें खिंचा हुआ आएगा, मतलब जैसे हम रबड़ को खींचते हैं ना, एक्सपेंशन होता है उसके अंदर, उसी तरह से हीट इसके अंदर, रॉक्स के अंदर एक्सपेंड होती है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट तरीके से डेली क्या हो रही है, हीट हो रही है, कोल्ड हो रही है, दिन में तपती है, रात में ठंडी होती है, दिन में तपती है, रात में ठंडी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें हीट की वजह से क्या होता है, एक्सपेंड होती है, और कोल्ड की वजह से ये नाइट में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, मतलब ये सिकुड़ती है। तो बार बार क्या होता है, इसमें एक्सपांशन आता है और कॉन्ट्रैक्शन आता है, एक्सपांशन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसकी वजह से ये जो रॉक्स हैं या रॉक है, ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन इसके अंदर हो जाता है। क्लियर है। कैसे ये एजेंट्स काम करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से फ्रीजिंग, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे फ्रीजिंग फ्रीजिंग बताता हूँ। फ्रीजिंग कैसे काम करेगा, यहाँ पे ये भी एक एजेंट है। क्लियर है। होता क्या है, जैसे ये रॉक्स है, रॉक्स के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, रॉक्स के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। जनरली ये कहाँ होता है, जिन शहरों, जिन रीजन्स में बहुत ज़्यादा, एक मिनट, सॉरी, कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, ये जहाँ पे कोल्ड रीजन से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ठंडे प्रदेश हो, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है फ्रीजिंग की। क्या होता है, रॉक्स के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद जब क्या होता है, ये इसमें फ्रीजिंग होती है, ठीक है, जमता है। जब ये जमना शुरू होता है तो क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है, मतलब ये 10 टाइम्स इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। 10 टाइम्स का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये जो रॉक्स है इसमें क्या होती है, क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब ये टूट जाती है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्लियर है। जब पानी अंदर गया, पानी अंदर करने के बाद वो जम गया, जमने की वजह से उसका वो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगी।
तो फ्रीजिंग की वजह से ऐसे ये फिजिकल एजेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स जो है टूटती है और किस में बदलती है, रिगोलिथ के अंदर। क्लियर है? तो ये फैक्टर काम करता है। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे इरोजन बाय स्ट्रीम। इरोजन की वजह से क्या होता है, पानी जब आता है, वाटर क्या काम करता है इसके अंदर, वाटर क्या काम करता है, वाटर कई काम्स करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब क्या करेगा, इसको मिट्टी को बहाने के ले जाने का भी काम करेगा। क्लियर है? देन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, उसको फ्रेगमेंटेशन का भी काम करता है, मतलब उसको अलग करने का भी काम करता है। क्लियर? दूसरा यहाँ पे आता है इरोजन के थ्रू, मतलब स्ट्रीम जब पानी बह के जाएगा तो क्या होगा, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, एक किसी चीज़ पे बार बार हम पानी गिराते हैं, ठीक है, यहाँ पे बार बार इस चीज़ पे पानी गिराओगे तो एक समय पे बाद क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ से डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, यहाँ के जो पार्टिकल है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ही प्लेस पे आप बार बार कई दिनों से अगर पानी गिरा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो वाटर भी यहाँ पे एक एजेंट्स का काम करता है। दूसरा अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग। अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग का मेन सब कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग से क्या होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग होती है। क्या होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग होती है। स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग मतलब अगर आप किसी चीज़ को, किसी मिट्टी को या आप गीला करते हो तो वो फूल जाती है, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब उसमें पानी सूखेगा, जब पानी देना बंद कर दोगे तो वो सूखेगी तो क्या होगा, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। क्या होगी, दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी, मतलब वो श्रिंकिंग होगा, उसमें सिकुड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग होती है। ठीक है, पानी गिरा फिर सूखा, पानी गिरा फिर सूखा। अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग होने की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होती है और श्रिंकिंग होती है, मतलब पानी आया तो फूल गई, फिर पानी गया सिकुड़ गई, तो उसमें दरारें पड़ती है। दरारें पड़ने की वजह से भी क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग भी एक एजेंट काम करता है। क्लियर? रूट पेनिट्रेशन। रूट का पेनिट्रेशन मतलब कि अगर ये चट्टान है, इसके अंदर अगर ये प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा, अपनी रूट्स को फैलाएगा। जब रूट्स का पेनिट्रेशन होगा तो भी क्या होगा, उसके अंदर दरार पड़ेगी। दरार पड़ेगी तो क्या होगा, CO2 रिड्यूस होगा, क्या होगी उसमें, CO2 प्रोड्यूस होगी। जब CO2 प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। अब जैसे मैंने वाटर वाला और ये अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग वाली बात की, तो अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग से होता क्या है, यहाँ पे रॉक्स में क्या होती हैं, इसका परतें निकलना शुरू हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये लेयर है, तो ये लेयर जो ऐसी कैसी क्या है, निकलना शुरू हो जाती है। लेयर जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, लेयर जो है निकलना शुरू, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, पील ऑफ बोलते हैं। तो जब ये यहाँ से लेयर निकलना शुरू हो जाती है, सभी फैक्टर्स उसके लिए काम करते हैं, हीट और कोल्ड भी काम करते हैं। जिसका होता है, जैसे कई बार हम ज़्यादा साबुन यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ में से जो है ये स्किन जो है वो निकलना शुरू हो जाती है ना, ज़्यादा साबुन की यूज़ करने की वजह से या ज़्यादा पानी में रहने की वजह से या किसी को इन्फेक्शन की वजह से हाथ की जो लेयर से या चमड़ी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, मतलब पील ऑफ होने लगता है स्किन का। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये सारे एजेंट्स काम करते हैं ना, तो उस रॉक्स में पील ऑफ होने लगता है, पील ऑफ। तो जब पील ऑफ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। क्लियर है? क्या होता है उसमें, पील ऑफ रॉक ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, ये हीट एंड कोल्ड बार बार काम करेगा, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके क्या होता है, उसकी लेयर जो है निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब फिजिकल वेदरिंग से जो रॉक्स बनती है, फिजिकल वेदरिंग से जो सोयल बनती है उसको हम इंटरमीडिएट सोयल बोलते हैं, इंटरमीडिएट सोयल बोलते हैं। और उस इंटरमीडिएट सोयल को क्या कहा जाता है, स्केलेटन सोयल कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, इस स्केलेटन सोयल किसके द्वारा बनती है, तो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा बनती है, याद रखना। फिजिकल वेदरिंग से स्केलेटन सोइल बनती है। ठीक है, मतलब सबसे पहली वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग होती है। रॉक्स जब टूटती है तो उसमें इंटरमीडिएट सोइल बनती है, जो इंटरमीडिएट सोइल बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन सोइल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये फिजिकल वेदरिंग हो गया। हाँ, वही है, जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर के पीछे जो स्ट्रक्चरलेस मास छूट जाता है ना, लूज मटेरियल जो लेफ्ट बिहाइंड दी ग्लेशियर। मान लो ग्लेशियर जब आता है तो उसके पीछे जो है लूज मटेरियल छूट जाता है ना। आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो हुआ था, तो जब ग्लेशियर आता है बह के तो उसके पीछे जो स्ट्रक्चरलेस मास छूट जाता है, उस मास स्ट्रक्चरलेस मास को क्या बोलते हैं, मोरेन बोलते हैं। क्लियर है? तो ग्लेशियर के थ्रू जो बनता है वो मोरेन है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पर केमिकल वेदरिंग होती नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल वेदरिंग के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, वाटर। क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर चाहिए, टेम्परेचर भी प्रॉपर चाहिए, तभी क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तभी क्या होगी, वेदरिंग होगी। क्लियर है? तो कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर जो है क्या होता है, केमिकल जो वेदरिंग है वो मिनिमम होती है या होती नहीं है। कहाँ पर? तो मैं बात करूँ डेजर्ट में। डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में। यहाँ पे
केमिकल वेदरिंग मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वाटर अपसेट होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी होता ही नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो वेदरिंग नहीं होगी। बट यहाँ पे डिजर्ट में एक चीज़ आपने देखा होगा, वेदरिंग होती है वहाँ पे कौन सी फिजिकल वेदरिंग होती है ना। फिजिकल वेदरिंग में एक चीज़ अपन ने डिस्कस नहीं, वो क्या है? विंड, हवा के द्वारा। डेजर्ट में केमिकल वेदरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग होगी, क्यों? हवा के द्वारा। डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या है? सारी रेत है। जब हवा तेज हाई स्ट्रॉम से चलेगी, मतलब कि एक तूफान आएगा, स्ट्रॉम आएगा, तो वहाँ की जो पूरी की पूरी रेत है एक जगह से शिफ्ट होकर पूरा दूसरी जगह पे चला जाता है। मतलब अगर यहाँ पे ये रेत है तो ऐसी रेत जो है यहाँ पे ये क्या बना देती है? चट्टान बनाती है। अगर ये चट्टान बनी हुई है तो रेत को क्या बना देगी? मैदान बना देगी। क्लियर है? तो वहाँ पे विंड के थ्रू जो है फिजिकल, मतलब विंड के थ्रू वेदरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो डेजर्ट में भी वेदरिंग होती है। कौन सी वेदरिंग होती है? फिजिकल वेदरिंग। किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा। तो डिजर्ट में क्या नहीं होती? केमिकल वेदरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता। पानी नहीं होने की वजह से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? वेदरिंग नहीं होगी। दूसरी एक और प्लेस है आर्कटिक और अल्पाइन। आर्कटिक और अल्पाइन, ये जो प्लेस है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी क्या होता है? केमिकल वेदरिंग जो है मिनिमम होती है या होती नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होती है? केमिकल वेदरिंग नहीं होती है। क्लियर है? अब जो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है? तो एक होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, डिपोजिशन, हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है? कॉमन केमिकल रिएक्शन है सॉइल फॉर्मेशन बनाने के लिए, सॉइल को बनाने के लिए। क्या? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रेशन होगा, डिपोजिशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। इसमें से जो हाइड्रोलाइसिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच वन इज द बेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, तो ये हाइड्रोलाइसिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है। ठीक है? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द बेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, तो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बारे में जब अपन ने फेल्सपार में पढ़ा था, फेल्सपार में हमने क्या पढ़ा था? जब हम मिनरल्स पढ़ रहे थे वहाँ हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस होता है तो फेल्सपार किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हमें डिस्कस करना है। तो जो ऑक्सीडेशन, रिजेक्शन, हाइड्रेशन, डिपोजिशन और हाइड्रोलाइसिस, ये जो कॉमन केमिकल रिएक्शन है, इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया हाइड्रेशन हो गया, और हाइड्रोलाइसिस हो गया, एंड कार्बोनेशन। एक यहाँ पे है नहीं, वो लिख लेना। क्या? एक है कार्बोनेशन। ये तीन जो है थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन मतलब होता क्या? हाइड्रेशन मतलब होगा एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अपने बॉडी में भी होती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया, है ना, डिहाइड्रेट हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो हाइड्रेशन मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ पानी। हम पानी को जब ऐड कर देते हैं तो वो हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। तो हाइड्रेशन की वजह से क्या चेंजेस आता है, क्या केमिकल रिएक्शन होती हैं? तो जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है? अगर पूछा जाए कि रेड कलर की सॉइल का रीज़न क्या है, तो वो है हेमेटाइट। ठीक है? सॉइल का जो रेड कलर होता है, रीज़न हेमेटाइट। ठीक है? जब इसमें हम क्या ऐड करते हैं? वाटर, H2O जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है लिमोनाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिमोनाइट में। और ये इसका कलर कौन सा हो जाता है? येलो कलर का। क्लियर है? हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, मतलब कि हेमेटाइट के अंदर जब हम, ये रेड कलर का था, इसके अंदर हमने क्या किया? H2O मतलब वाटर को ऐड किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिमोनाइट में, जो कौन सा होता है? येलो कलर का होता है। उसी तरीके से एक और क्या होता है? ओलिवाइन। क्या होता है? ओलिवाइन। इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये क्या होता है? मोलिब्डेनम का सोर्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? मोलिब्डेनम का, ओलिवाइन। ओलिवाइन के अंदर जब हम क्या करते हैं? इसमें H2O को जब ऐड कर देते हैं, वाटर को जब ऐड करते हैं, तो ओलिवाइन किस में? इसके दो हाइड्रेट हमने पढ़े थे। ठीक है? जब हम मिनरल पढ़े थे तो ओलिवाइन के हमने दो हाइड्रेट पढ़े थे। कौन सा है? एक टॉल्क होता है और एक सर्पेंटाइन होता है। तो जब ओलिवाइन को जब हम H2O मतलब इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर्पेंटाइन के अंदर। किसके अंदर? सर्पेंटाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए हम सर्पेंटाइन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड ओलिवाइन कहते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रेशन की वजह से और भी सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है? वेदरिंग्स होती है। क्लियर है? तो ये हाइड्रेशन हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन। क्या आएगा?
ये हाइड्रोलाइसिस देख लो, हाइड्रोलाइसिस वही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है। और मैंने बताया था आर्थोक्लेज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक क्ले में। आर्थोक्लेज क्या होता है, ये फेल्सपार का एक ग्रुप है, फेल्सपार का ग्रुप है, दो ग्रुप होते हैं, एक आर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज। आर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज दो ग्रुप होते हैं। आर्थोक्लेज में क्या होता है, प्रोटास कंटेनिंग फेल्सपार होता है। प्लेजियोक्लेज में क्या होता है, एल्बाइट और एनार्थाइड होता है। एल्बाइट जो होता है सोडा फेल्सपार जिसको बोलते हैं, क्योंकि सोडियम कंटेनिंग फेल्सपार होता है, और एनार्थाइड जो होता है कैल्शियम कंटेनिंग फेल्सपार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम फेल्सपार बोलते हैं। तो यही सीधी सी बात है कि जो फेल्सपार होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक क्ले सॉइल के अंदर जब हाइड्रोलाइसिस होता है। ये हमने फेल्सपार जब मिनरल पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था। याद क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, केमिकल वेदरिंग है, हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेशन में होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, पानी जब उसके पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने पानी के अंदर मिलाया, डिसॉल्व किया, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्लियर है। और यही कार्बोनिक एसिड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कैंकर बनने के लिए, ठीक है, कैंकर नोड्यूल्स बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम नोड्यूल्स भी बोलते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कैंकर्स को बनाने के लिए। और कैंकर मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, रेड और ब्लैक कॉटन सॉइल में। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, रेड और ब्लैक कॉटन सॉइल में ये पाए जाते हैं। रेड और ब्लैक कॉटन सॉइल में कैंकर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यही कैंकर जो क्या काम करते हैं, डीसीमेंटेशन का काम करते हैं। रॉक के अंदर डीसीमेंटेशन का काम करते हैं। डीसीमेंटेशन मतलब उसको तोड़ना, अलग करना। मीन्स आप कोई भी एसिड या कार्बोनिक एसिड को लेके दीवार पे फेंकोगे या दीवार पे उसको डालोगे तो वहाँ से सीमेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। मतलब क्या होगा, वो डीसीमेंटेड होना शुरू हो गया। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन क्या होता है, डीसीमेंटेशन का काम करता है रॉक्स के लिए। कैंकर मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, वही रेड और ब्लैक कॉटन सॉइल में पाए जाते हैं। कैंकर डिपॉजिट जब थिक लेयर में डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। चूना जब बनता है, चूने का यूज़ करते हैं हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, या उसकी लिपाई पुताई के लिए क्या करते हैं, चूने का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में भी ये काम आता है। तो कार्बोनेशन की वजह से भी क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोलाइसिस ये डायग्राम है, ऑक्सीडेशन का है, और ये कार्बोनिक एसिड का है। कार्बोनिक एसिड की वजह से क्या हो गया, किस तरीके से जो है चट्टानें इस तरीके से दिखने लगती है, कार्बोनिक एसिड की वजह से। एसिड रेन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसिड रेन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है केमिकल वेदरिंग के लिए। किसकी वजह से होती है, SO2 NO2 की वजह से होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, है ना, एसिड रेन होती है। ये एसिड रेन का मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ताजमहल। क्या है, ताजमहल। ताजमहल आपने देखा होगा कि ताजमहल की जो दीवारें है वो पीली पड़ना शुरू हो गई थी। अभी कुछ 1-2 साल पहले आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ताजमहल में जो दीवारें उस पर पीलापन आ रहा है, वो एसिड रेन की वजह से हो रहा था। हालांकि अब उसको रिजोल्व कर लिया गया है, अब वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। बट वही एसिड रेन की वजह से क्या हो रही थी, उस दीवारें पीली पड़ना शुरू हो गई थी। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, केमिकल वेदरिंग हो रही थी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग कुछ भी नहीं है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है, एक साइंटिस्ट हुए जोफे, उन्होंने क्या बोला कि जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग है, जब क्या होती है, बायोलॉजिकल एजेंसी की वजह से होती है। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग जब बायोलॉजिकल एजेंसी की वजह से होती है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल और केमिकल एजेंसी क्या हो गया, जैसे हम हो गए मैन एंड एनिमल, तो हम क्या एक तरह से फिजिकल एजेंसी या फिजिकल हो गए, ठीक है, मैन और एनिमल हो गया। और क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और प्लांट्स और उसकी रूट्स, प्लांट्स एंड देयर रूट्स। ये जो है 3 फैक्टर जो है बायोलॉजिकल में आते हैं। मैन और एनिमल हम खुद भी हो गए, है ना, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाता है, वॉर्म्स आ जाते हैं। जिस मोस्टली आपने देखा होगा अर्थवर्म, हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमने अर्थवर्म को देखा होगा किस तरीके से वो मिट्टी को पलटा देता है और खाद बना देता है। तो वो भी क्या हो रहा है, वहाँ पे मिट्टी को कुरूद रहा है, मतलब और होगी। जैसे आपने चूहे को देखा होगा, गड्ढा करता है, बिल बनाता है, तो वो भी क्या कर रहा है, मिट्टी को कुरूद रहा है। तो वो भी एक तरीके की वेदरिंग है, तो वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है। मेन और एनिमल में आपने वही चीज़ें, अभी मैंने बात करा, रोडेंट आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, क्लियर है, अर्थवर्म्स आ जाएंगे, और भी जितने एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी को खोदने का काम करते हैं, वो इसी के अंदर बायोलॉजिकल अंदर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वर्म्स हो गए, प्लांट और देयर रूट्स,
जैसे प्लांट आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से क्या होता है, प्लांट्स निकल बड़े बड़े जो है पेड़ निकल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उस चट्टान को तोड़ देते हैं, क्रैक्स उसमें आ जाते हैं। होता क्या है जब उसके अंदर क्रैक्स पड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है CO2 प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होने से उनके अंदर क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। एक लाइकन होता है, काई जिसको हम बोलते हैं, है ना, लाइकन होता है। तो जो दरारें होती है चट्टानों के अंदर, ठीक है, ये जैसे दरारें होती है चट्टानों के अंदर, तो इन दरारों के अंदर क्या होता है, लाइकन जिसको हम काई बोलते हैं, वो डेवलप्ड हो जाती है। वो जब डेवलप्ड होती है तो क्या होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर बोकन, जो दरारें होती है उसके अंदर क्या होता है, लाइकन और मोसेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती है। क्लियर है, रोक जो है टूट जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है। रूट भी हेल्प करती है, जहाँ पे क्रैक्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। वर्म्स के जो बिल होते हैं और वो क्या करते हैं, सोइल को इन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग किस वजह से होती है, जनरली जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होती है जब बायोलॉजिकल एजेंसी की वजह से होती है तब हम उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। क्लियर, ये जैसे प्लांट्स अंदर जब इसकी रूट्स गई तो क्या होगा, क्रैक्स पड़ गए इसके अंदर। क्लियर है, ये हो गया, ये एनिमल है जो कि अपना बिल बना रहा है, चूहा जो है क्या कर रहा है, पूरी मिट्टी को ऊपर उड़ रहा है। ये हम लोग हो गए, है ना, मैन क्या करते हैं, पहाड़ को काट के वहाँ पे क्या बना देते हैं, अलग अलग शेप बना देते हैं, मिट्टी बना देते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम वही काम कर रहे हैं, उसको रॉक्स को क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर थे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, जो क्या करते हैं, रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। नाउ हम बात करेंगे सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स की। सॉइल फार्मिंग फैक्टर या सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। तो सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स वही चीज़ है कि दो कंजुगेटिव स्टेप्स होती है सॉइल के बनने के लिए। एक तो हो गई वेदरिंग जिससे रिगोलिथ बना, अब रिगोलिथ से जब ट्रू सॉइल बनेगी उसके लिए जो है सॉइल फैक्टर्स काम करते हैं। क्लियर है, वही चीज़ है, सॉइल कैसे बनेगी, वेदरिंग होगी किसकी, रॉक्स और मिनरल्स की। यहाँ पे दो कंजुगेटिव स्टेप्स बनती है, क्या, पहली तो क्या है, वेदरिंग से क्या बनेगा, रिगोलिथ, है ना, मतलब वही हो गया, रॉक से क्या होगी, रिगोलिथ बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस काम करती है, यहाँ से प्रोसेस काम करती है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग होगा, जो भी हमने पूरा पढ़ा, क्या पढ़ा, रॉक से रिगोलिथ बना, यही पढ़ा, किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से। रिगोलिथ क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यूज होता है जो रॉक्स के टूटने से बनता है। क्लियर है, अर्थ की सरफेस पे। अब दूसरी क्या है, रिगोलिथ से क्या बनेगा, ट्रू सॉइल। इस रिगोलिथ से क्या बनेगा, ट्रू सॉइल बनेगी। तो ये किसकी वजह से होगा, फैक्टर्स की वजह से, जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर है या सॉइल फैक्टर्स है उनकी वजह से क्या होता है, रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनती है। तो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस या सॉइल फैक्टर क्या है, तो सीधी सी बात है कि जब रॉक से रिगोलिथ बनता है तो वेदरिंग प्रोसेस काम करती है, मतलब ये एक स्टेप हो गई। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनेगी तो सॉइल फैक्टर्स वहाँ पे काम करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल फैक्टर्स के बारे में। तो सॉइल फैक्टर्स के लिए अलग अलग इक्वेशंस दी है। ठीक है, जोफे ने इसको डिवाइड किया था, जोफे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो। जोफे ने इसको क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था, पैसिव फैक्टर और एक्टिव फैक्टर। ठीक है, पैसिव फैक्टर में इसने क्या क्या रखा था, एक तो पेरेंट मटेरियल रखा था, ठीक है, देन टोपोग्राफी रखा था, और क्या रखा था, टाइम रखा था। और एक्टिव फैक्टर में क्या रखा था इसने, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। नोट डाउन कर लेना, ऑर्गेनिज्म। मतलब जोफे जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, जितने भी फैक्टर थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर के अंदर इसने क्या रखा, पेरेंट मटेरियल को, टोपोग्राफी को, टाइम को, एज ऑफ द लैंड। और एक्टिव फैक्टर के अंदर क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म को रखा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जेनी का, जेनी के अकॉर्डिंग ने, जेनी ने जो क्लासिफिकेशन दिया, जेनी ने जिस ग्रुप, अकॉर्डिंग टू जेनी जो ग्रुप डिवाइड किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉइल फार्मिंग या सॉइल फैक्टर की जो इक्वेशंस भी दी गई हैं, तो वो इक्वेशन जो दी है दो साइंटिस्ट, एक तो अपने जो सॉइल साइंस के पिताजी है डाकूचेफ ने दी है, और एक जो है अपना जेनी ने दी है। तो सॉइल फार्मिंग इक्वेशंस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये सॉइल फार्मिंग इक्वेशन जो है डाकूचेफ ने दी थी 1890 में। क्या इन्होंने बोला कि एस एफ यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टर, पी मतलब यहाँ पे हो गया वही पेरेंट मटेरियल, सी एल मतलब क्या हो गया, क्लाइमेट, और ओ मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डाकूचेफ के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स है वो क्या है, पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है और ऑर्गेनिज्म है, डाकूचेफ के अकॉर्डिंग। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू डाकूचेफ हाउ मेनी सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, तो तीन है, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है,
जेनी के अकॉर्डिंग। जेनी ने जो 1941 में 1941 में जो इक्वेशंस दी थी वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और ये कई एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी है, कई एग्जामों में इसको पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी है ये। क्लियर है? तो ये है क्या, जेनी ने क्या बोला, जेनी के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, ये हो गया रिलीफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी, इसी को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। पी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरेंट मटेरियल, और टी मतलब क्या हो जाएगा, टाइम। और भी बहुत सारे फैक्टर है, एडिशनल अनस्पेसिफाइड फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। मेनली आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन में से एक वर्ड उठा के आपसे पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू जेनी जो सॉइल फार्मिंग इक्वेशन है उसमें CL का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है। इस एक एक चीज़ में से भी क्वेश्चंस बनता है, तो यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू जेनी सॉइल फार्मिंग फैक्टर में O का क्या मतलब है, O का मतलब ऑर्गेनिज्म है। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे। कितने फैक्टर्स दिए, 1 2 3 4 5 मेन फैक्टर दिए, बाकी अनस्पेसिफाइड फैक्टर है, कब दिए, 1941 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, रिलीफ उसी को टोपोग्राफी बोलते हैं, पी पेरेंट मटेरियल और टी टाइम्स। क्लियर? तो ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, या तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, या फिर इसके अंदर के फैक्टर एक एक करके आ जाते हैं, बस उनका एब्रिविएशन पूछ लिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स की। 3 तरह के फैक्टर ये जेनी ने दिए हैं, ठीक है, याद रखना, ये अकॉर्डिंग टू जेनी है, अकॉर्डिंग टू जेनी, ये जो फैक्टर है वो अकॉर्डिंग टू जेनी है। ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया था जेनी ने, पैसिव फैक्टर में, ठीक है, एक्टिव फैक्टर के अंदर और न्यूट्रल फैक्टर के अंदर, 3 तरीके के। जोफे ने 2 में डिवाइड किया था, पैसिव और एक्टिव। उसने एज ऑफ लैंड या जो टाइम था उसको किसके अंदर रखा था, पैसिव फैक्टर के अंदर। लेकिन जेनी जो साहब थे, इन्होंने क्या किया, जो एज था या एज ऑफ लैंड या टाइम जो था उसको कहाँ रखा, न्यूट्रल फैक्टर के अंदर रखा। तो पैसिव फैक्टर के अंदर 2 चीज़ें आती है, क्या, पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी। क्लियर? एक्टिव फैक्टर के अंदर क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, और न्यूट्रल फैक्टर के अंदर एज और टाइम ऑफ लैंड। जोफे ने इसको कहाँ रख दिया था, पैसिव फैक्टर के साथ, जेनी ने इसको अलग करके न्यूट्रल फैक्टर के अंदर रख दिया। 1 बाय 1 इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर में पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं। तो पेरेंट मटेरियल अल्टीमेट होता क्या है, मतलब कि रॉक्स के टूटने के बाद जब रिगोलिथ बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल। मतलब जो अनकंसोलिडेट रेसिड्यू होता है रॉक्स के टूटने से बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल। सीधी सी बात है, ये अनकंसोलिडेटेड मास फ्रॉम विच सोलम डेवलप्ड, मतलब वो अनकंसोलिडेटेड माप जिससे क्या बन रहा है, सोइल बन रही है ना। हमने क्या पढ़ा था, रॉक से क्या बनता है, रिगोलिथ, और इसी रिगोलिथ से क्या बनता है, सोइल। और यहाँ पे क्या लिखा, अनकंसोलिडेटेड मास फ्रॉम विच सोलम डेवलप्ड। तो इसी रिगोलिथ को क्या बोला जाता है, पेरेंट मटेरियल बोला जाता है। तो रॉक से क्या बनती है, पेरेंट मटेरियल बनता है, और पेरेंट मटेरियल से क्या बनती है, सोइल बनती है। ठीक है, रिगोलिथ भी क्या है, अनकंसोलिडेटेड मास है, रॉक्स के टूटने पर जो बनता है, और उसी से क्या बनती है, सोइल बनती है। और पेरेंट मटेरियल भी क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड माप है, जिससे क्या बन रहा है, सोलम बन रहा है, मतलब सोइल बन रही है। क्लियर है, ये पेरेंट मटेरियल होता है। अब रेसिड्यू पेरेंट मटेरियल रिमेन्स ऑन द सेम प्लेस फॉर द लॉन्गर टाइम, मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट मटेरियल जब रॉक्स टूटती है तो लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है, जो पेरेंट मटेरियल होता है लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है। और फिर उसके अंदर क्या होती है, एक रॉक से दूसरी रॉक्स वेदरिंग होके, जैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बनेगी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फोसिस बनती है, इग्नियस से भी मेटामॉर्फोसिस बनती है, वहां से क्या होता है, सोइल बनना शुरू होती है। तो पेरेंट मटेरियल में आप देखोगे तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीनों क्या है, एक तरह से पेरेंट मटेरियल है सोइल के, क्योंकि जो सोइल बनेगी वो इन्हीं से तो बनेगी, इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से, जब उनकी वेदरिंग होगी टूटेगी और सोइल बनेगी। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिससे सोइल बनती है ना, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेड एजेंट्स काम करते हैं जो सोइल को बनाते हैं। 2 ग्रुप है पेरेंट मटेरियल के, एक तो सेडेंटरी ग्रुप होता है और एक होता है ट्रांसपोर्टेड ग्रुप होता है। सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल रैक, मतलब जहाँ पे रॉक्स, ओरिजिनल रॉक्स हैं वहीं पे बनेगा। क्लियर है, मतलब कहाँ पे बनेगा, ओरिजिनल प्लेस पे, मतलब जहाँ पे रॉक्स, जहाँ पे पेरेंट मटेरियल है, जहाँ पे रॉक्स है वहीं टूट के पेरेंट मटेरियल बन गया। ठीक है, मान लो ये रॉक्स है, ये रॉक्स टूटी और यहीं पे ओरिजिनल प्लेस पे क्या बना, पेरेंट मटेरियल। मतलब पेरेंट मटेरियल जब उसके ओरिजिनल प्लेस पे ही बनेगा तो उसको हम सेडेंटरी कहते हैं, रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, इट इज ए रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल। ट्रांसपोर्टेड मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल प्लेस से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होके कहीं और जाके डिपॉजिट होके बन रहा है,
उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि जो ओरिजिनल प्लेस से जो पेरेंट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं और जाके डिपॉजिट हो गया, वहाँ पे जब पेरेंट मटेरियल बना उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। अब इसको ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट ले जाने के लिए, इसको ले जाने के लिए कई सारे फैक्टर्स काम करेंगे भैया। पानी के थ्रू भी जाएगा, वो है ना, हवा के थ्रू भी जाएगा, ग्लेशियर के थ्रू जाएगा, तो वो फैक्टर क्या है वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रीडिपोजिशन दे कॉल्ड। देखिए ग्रेविटी के थ्रू अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलुवियल। ये क्वेश्चन एग्जाम आरआरबी एसओ 2020 में ये पूछा गया है, ठीक है। ग्रेविटी के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पेरेंट मटेरियल का तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलुवियल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी है। तो ये सारे फैक्टर इस बार हो सकता है इनमें से कुछ पूछा जाए। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है कि ऐसे कौन से सोर्स हैं जो पेरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पर ले जाकर रीडिपोजिट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ सेडेंटरी में कि ओरिजिनल जो प्लेस था वहीं पे डिपॉजिट होकर पेरेंट मटेरियल बन गया। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि जो ओरिजिनल प्लेस से कोई एजेंट या कोई सोर्स है जो उसको ले गया दूसरी जगह पे जाके फिर से डिपॉजिट किया, रीडिपॉजिट किया। तो ग्रेविटी के थ्रू अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलुवियल बोलते हैं, ठीक है। डिपॉजिट के थ्रू मतलब ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है तो कोलुवियल बोलते हैं, वाटर के थ्रू हो रहा है तो एलुवियल बोलते हैं। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आइस के थ्रू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल। आइस के थ्रू हो रहा है तो ग्लेशियल बोलेंगे। लेक के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लेक्यूस्ट्रीन बोलते हैं, ठीक है। लेक के थ्रू मतलब एक तरह से वाटर का ही ये टाइप है, ठीक। और अगर हवा के थ्रू हो रहा है तो उसको ओलिवियन बोलते हैं। ओलिवियन मतलब सैंडी सॉइल के लिए और लॉस बोलते हैं सिल्ट सॉइल के लिए। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, ठीक है। ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है तो कोलुवियल, वाटर के थ्रू हो रहा है एलुवियल, आइस के थ्रू गैसियल, लेक के थ्रू हो रहा है तो लेकोस्ट्रियन, विंड के थ्रू हो रहा है तो एलुवियन, सैंडी सॉइल के अंदर लॉस हो रहा है सिल्ट सॉइल के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, ये क्या है अपना पैसिव फैक्टर का दूसरा पार्ट, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के अंदर क्या चीज़ आती है, टोपोग्राफी के अंदर अपना रेनफॉल आ जाएगा, माइक्रो क्लाइमेट आ जाएगा। जो क्या करता है टोपोग्राफी मतलब कि ड्रेनेज हो गया, रन ऑफ हो गया, सोइल इरोजन हो गया, माइक्रो क्लाइमेट हो गया। जो क्या कर रहा है सोइल फॉर्मेशन में इनका भी रिस्पॉन्सिबल है। ड्रेनेज होगा, ड्रेनेज मतलब जब ड्रेनेज होगा तो वहाँ से क्या जाएगा बह के, मान लो ये रोक से, तो यहाँ से पानी जब बह के नीचे आएगा तो क्या अपने साथ क्या लाएगा, मिट्टी खींच के साथ में लेके आएगा। क्लियर है, पानी जब बह के आता है तो साथ में लेके जाता है। रन ऑफ हो गया, सेम रन ऑफ भी उसी पे काम करेगा। सोइल इरोजन भी सेम प्रोसेस पे काम करता है। और माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट किसे बोलते हैं, आपने देखा जो प्लांट के आसपास का जो क्लाइमेट होता है, ठीक है। ये तो सराउंडिंग क्लाइमेट है एटमॉस्फेयर का, ये तो एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट है। और जो प्लांट के आसपास का जो क्लाइमेट होता है, क्लियर है, जो प्लांट के आसपास, प्लांट की कैनोपी के आसपास जो क्लाइमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, माइक्रो क्लाइमेट, जो प्लांट लेवल पे भी होता है और सॉइल लेवल पे भी होता है। इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो माइक्रो क्लाइमेट जो होता है प्लांट्स, एक तो प्लांट के लेवल पे भी होता है और सॉइल के लेवल पर भी होता है, ठीक है। तो माइक्रो क्लाइमेट भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है वेदरिंग के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं एक्टिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर में आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट आईएमपी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लाइमेट के अंदर। एक तो हो गया रेनफॉल, दूसरा टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। क्लियर है, ये आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा, रेनफॉल और टेम्परेचर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड हो गया, सारे फैक्टर्स है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रेनफॉल और टेम्परेचर। क्यों है, क्योंकि अगर मान लो रेनफॉल नहीं हुई या रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, मान लेते हैं हाई रेनफॉल हुई, क्या हाई रेनफॉल हुई, हाई रेनफॉल में क्या होगा, ये क्या है, सोइल है, ठीक है, ये सोइल है। तो हाई रेनफॉल की कंडीशन में क्या होगा, हाई रेनफॉल की कंडीशन में ये जितने भी साल्ट यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोइल सरफेस पे जितना भी साल्ट है क्या होगा, लीचिंग के थ्रू नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लीचिंग के थ्रू नीचे आ जाएगा। और ये जो सोइल है क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे लिखा होगा ये
टोटल साल्ट जो है क्या होगा, लोअर रीजन में आ जाएगा। लोअर होरिजन मतलब नीचे आ जाएगा। होरिजन के बारे में सोइल प्रोफाइल के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके कारण सोइल क्या होगी, एसिडिक हो जाएगी। क्लियर। अगर रेनफॉल नहीं हुई, क्लियर है, अगर रेनफॉल नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल नहीं होती तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, साल्ट क्या रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा, सोइल की सरफेस पे रहेगा। ये साल्ट जो है क्या रहेगा, सोइल सरफेस पे रहेगा। तो सोइल कौन सी बनेगी यहाँ पे, सेलाइन सोइल, या सोडिक बोल सकते हैं, या एल्कलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, सेलाइन और एल्कलाइन कंडीशंस बन जाएगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रेनफॉल में साल्ट एक्यूमुलेट होगा सोइल सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सेलाइन कंडीशंस बन जाएगी। क्लियर। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, वेदरिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से वेदरिंग की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्टिव फैक्टर में आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म में दो चीज़ आती है, एक आता है प्लांट और एक आता है एनिमल। क्लियर है। जैसे अभी मैंने बताया था प्लांट कैसे काम करेगा, प्लांट की जो रूट्स होती है वो अंदर पेनिट्रेट करती है रॉक्स के अंदर, तो क्या होते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं, वहाँ CO2 प्रोड्यूस होती है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एनिमल फोना, एनिमल में सेम वही चीज़ है। एनिमल क्या करता है, वही जो चूहा है सोइल को कुतरता है ना, उससे सोइल बनती है, सोइल को कुतरता है। और क्या हो गया, अर्थवर्म हो गए, हमारे अर्थवर्म हो गए, मतलब वॉर्म्स आ जाएंगे, जो क्या करते हैं, सोइल को कुरुतने का काम करते हैं और सोइल को सोइल फॉर्मेशन का काम करते हैं। मतलब फोना जो एनिमल जो है एक्टिव रोल करते हैं, क्या करते हैं, वो चर्निंग करते हैं। अनडिकम्पोज्ड जो बायोलॉजिकल मैटर्स होता है उसको चर्निंग करते हैं, और चर्निंग करने क्या तो मिक्स करने का काम करते हैं। क्लियर है। वही वॉर्म्स क्या करते हैं, सोइल को खाते हैं, पूरा कुरुत देते हैं। चूहे भी क्या करते हैं, सोइल को पूरा कुरुत देते हैं, पूरा पलट देते हैं। मतलब वही क्या कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, चर्निंग करने के बाद मिक्सिंग का काम कर रहे हैं। न्यूट्रल फैक्टर क्या हो गया, टाइम और एज ऑफ द लैंड। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि 1 इंच सोइल बनने में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। तो टाइम भी क्या है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक बहुत स्लो प्रोसेस है सोइल को बनना, सोइल का फॉर्मेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको बनने में क्या 800 से 1000 साल लग जाते हैं 1 इंच सोइल को बनाने में। ये डाटा भी याद रखना। क्लियर है। तो ये फैक्टर्स थे जो सोइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो रिगोलिथ से सोइल को बना रहे थे, ट्रू सोइल को। अब कुछ प्रोसेस है सोइल फार्मिंग प्रोसेस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो सोइल को बनाती है। सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, हुमस का बनना, हुमस का बनना। अब ये हुमस कैसे बनेगा, जब क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से हुमस बनता है। क्लियर है। तो ये भी क्या है, सोइल फार्मिंग प्रोसेस है, ह्यूमिफिकेशन मतलब हुमस का बनना। कैसे बन रहा है, जब ऑर्गेनिक मैटर था उसका डिकम्पोजिशन हुआ और हुमस बन गया। CN रेशियो में मेन इनका रोल रहता है। ठीक है, वो आगे जब डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रोसेस क्या है, I फॉर इल्यूविएशन। इल्यूविएशन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, एक E से शुरू होता है, एक I से शुरू होता है। सीधी सी बात है, पहले कौन आएगा, अल्फ़ाबेट में भी E पहले आ रहा है, तो सीधी सी बात हमेशा याद रखना कि E पहले आएगा, मतलब E से शुरू होने वाला एलिवेशन पहले आएगा, I से शुरू होने वाला एलिवेशन बाद में आएगा। अब और चीज़ यहाँ से I से समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, मतलब यहाँ पे चीज़ें आके इंटर होगी, इन होगा। ठीक है, आगे बताता हूँ कैसे। एलिवेशन मतलब होगा क्या, यहाँ से समझिए, है ना। ये क्या है, ये सबसे ऊपर वाला तो हमारा ऑर्गेनिक लेयर होती है, ऑर्गेनिक लेयर जिसको हम ओरिजन बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी जो लेयर है हमारी ए वाली, ए होरिजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल या सरफेस सॉइल, इसी को कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या आता है, बी होरिजन है। क्या है, इसके बाद बी होरिजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। तो इल्यूवेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जो इल्यूवेशन है ई, इल्यूवेशन, इसका मतलब क्या होता है, वॉशिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है, वॉशिंग आउट। तो पहले आएगा, बाहर चला जाएगा, सीधी सी बात है। ई से इल्यूवेशन पहले आ रहा है और आउट हो रहा है। क्लियर है, वॉशिंग आउट मतलब कि ये यहाँ पे ए होरिजन है, ठीक है, ए होरिजन से। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ए होरिजन में, ए होरिजन में यहाँ पे होता है आयरन ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं Al2O3, और क्या होता है, सिलिका होता है। ये क्या होता है, जब पानी गिरता है या रेनफॉल की कंडीशन में ए होरिजन से बी होरिजन में आ जाते हैं। मतलब ए होरिजन से क्या होगा, ये लीच आउट होके बी होरिजन में आते हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अपर लेयर से कहाँ आ रहे हैं, लोअर लेयर में आ रहे हैं।
मतलब यहाँ से आके ये नीचे वाली लेयर में आके क्या हो रहा है, जमा हो रहे हैं। तो ए से क्या हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है। ए से क्या हो रहा है, ये निकल रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है। तो ई को हम क्या बोलते हैं, वॉश आउट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर से देखो एक बार, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा समझ लो इसको अच्छे से। वॉश आउट मतलब जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारी क्या है, ए होरिजन है, ठीक है, ये ए होरिजन है, ये ए होरिजन है, ठीक है, ये वाला, ये जो है हमारा बी होरिजन है, ठीक है, और बना लो ये सी है, और ये आर जिसको हम क्या बोलते हैं, बेडरॉक बोलते हैं। क्लियर है? होता क्या है, इल्यूविएशन मतलब क्या हो गया, इल्यूविएशन का मतलब क्या है कि यहाँ से ए पे, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सॉल्ट है या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड है। ये क्या होगा, अंडर रेनफॉल कंडीशन, जब बारिश होगी या रेनफॉल होगी तो ये क्या होगा, यहाँ से लीच आउट होके कहाँ आ जाएंगे, नीचे वाले ओरिजिन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, ये नीचे वाले ओरिजिन में आएंगे, ठीक है, नीचे वाले ओरिजिन में। तो यहाँ से कहाँ हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ए ओरिजिन से आउट हो रहे हैं, तो इसलिए ए ओरिजिन को ई ओरिजिन भी बोलते हैं। तो यहाँ के क्या होगा, ये एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्या हो गए, यहाँ के एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ ए से बी में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वॉश आउट, जिसको हम ई से शुरू हो रहा है, इल्यूविएशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आई से शुरू होने वाला इल्यूविएशन, आई से शुरू होना इल्यूविएशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई से मतलब इन, यहाँ क्या होगा, वॉशिंग इन होगा। जैसे कि अभी आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ से जितना भी सोल्ट था या यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स थे वो कहाँ आ रहे हैं, नीचे आके बी ओरिजिन में डिपॉजिट हो गए, एक्युमुलेट हो गए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वॉशिंग इन हो गया। तो बी ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, आई ओरिजिन, मतलब वॉशिंग इन ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि ए से जो मटेरियल आया है वो बी में आके जमा हो गया, और जहाँ से आया उसको वॉश आउट बोलेंगे, ई बोलेंगे, और जहाँ पे आके जमा हुआ उसको आई बोलेंगे। आई मतलब इल्यूविएशन, आई से शुरू होने वाला। क्लियर? तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ई से इल्यूविएशन क्या है और आई से इल्यूविएशन क्या है। क्लियर है? वॉशिंग आउट और वॉशिंग इन, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से समझे। वही हो गया, वॉशिंग आउट मतलब रिमूवल ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, वही एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, साल्ट होते हैं, सिलिका होते हैं, वो सारे क्या होंगे, अपर लेयर से लोअर लेयर में आते हैं, किसके द्वारा, परकोलेशन के द्वारा। ठीक है, जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, परकोलेट होता है, तो परकोलेट से क्या होगा, तो वो ए होरिजन से कहाँ जाते हैं, बी होरिजन में। इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग आउट, और ई से शुरू होने वाला एलिवेशन। फिर आई से शुरू होने वाला एलिवेशन मतलब वॉशिंग इन, आई से इन। यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन हो रहा है सोइल मटेरियल का लोअर इन लोअर सरफेस। तो ये अपर सरफेस थी, ये लोअर सरफेस थी, ये ए से आके बी में यहाँ पे आके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गए। तो इसको हमने क्या बोला, आई से शुरू होने वाला इल्यूविएशन। ठीक है, यहाँ पे इमोबिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा था, ए ओरिजिन में मोबिलाइजेशन हो रहा था, मतलब यहाँ पे मूव हो रहे थे तभी तो वो नीचे आए, और यहाँ आके क्या हो जाएगा, इमोबिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पे मूव नहीं करेगा, क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, यहाँ पे बी ओरिजिन में आके वो डिपॉजिट हो रहे हैं। क्लियर? फिर आता है होरिजनाइजेशन। होरिजनाइजेशन क्या होता है, मतलब यही चीज़ है, होरिजन का बनना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होरिजन, होरिजन का बनना। ठीक है, तो आप ये जो लेयर्स हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स लेयर है, ये ए होरिजन हो गया, बी होरिजन हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ये जो होरिजन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर है। तो इस हॉरिजॉन्टल लेयर का बनना क्या कहलाता है, होरिजनाइजेशन। ठीक है, होरिजन का बनना, ये हॉरिजॉन्टल क्या लेयर है, इनको हम क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, और ये पूरा वर्टिकल जो लेयर है, इसको अगर वर्टिकली बोले, वर्टिकली अगर बोलें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, सोइल प्रोफाइल। वर्टिकल लेयर्स अगर आपको दिख रही है, अगर ये वर्टिकली दिख रही है आपको, तो ये सोइल प्रोफाइल हो जाएगी। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर है, जैसे यहाँ पे ओ लेयर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ये जो लेयर है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल लेयर जो है क्या कहलाती है, होरिजन कहलाती है। कैसे बनती है, तो जो इसके जो बनने की जो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, होरिजनाइजेशन। क्लियर है? मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट सोइल डिफरेंट होरिजन अलोंग द डेप्थ ऑफ सोइल बॉडी। मतलब क्या हो गया, अलग अलग जो लेयर यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हो रही है ना, ये
अलग अलग लेयर जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रही है, देखिए ओ लेयर अलग हो गई, ए अलग हो गई, बी अलग हो गई, सी अलग हो गई, डी हो गई, ये जो लेयर है इन्हीं लेयर को हम क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। और इसके बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, होरिजनाइजेशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो होरिजन बनने में कितना टाइम लगेगा, 250 साल लगेंगे, ठीक है, ये भी बहुत है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो कितना टाइम लगेगा, 1000 साल लगेंगे। क्लियर है ना। ठीक, नेक्स्ट आएगा अपना जोनल पेडजोनिक प्रोसेस। जोनल पेडजोनिक प्रोसेस ये भी सोइल फार्मिंग प्रोसेस है। जोनल पेडजोनिक प्रोसेस मतलब ये क्लाइमेट से क्या होगी, अफेक्ट होगी, इसके ऊपर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्लियर है। सबसे पहले क्या है, कैल्सिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्युमुलेशन होना कैल्सिफिकेशन कहलाता है या जिप्सिफिकेशन कहलाता है। फिर इसका जस्ट उल्टा आएगा डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूव होना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आएगा पोर्जोलाइजेशन, वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्जोलाइजेशन को अच्छे से समझना, समझाता हूँ। नाम से समझ में आ रहा है पोर्जोलाइजेशन, ये नाम इसका क्यों पड़ा है ये भी यहीं से समझ में आएगा, पोर्जोलाइजेशन। क्लियर है। नाम से निकल के आ रहा है क्या, पोर्टजोला, क्या निकल के आ रहा है, पोर्टजोल। पोर्ट का मतलब क्या होता है, अंडर, और जोला का मतलब क्या होता है, एस लाइक, मतलब इसमें क्या होता है, एस लाइक अपीयरेंस होता है। और ये पोर्टजोल जो है ये रशियन टर्म्स है, क्या है, ये एक रशियन टर्म्स है। पोर्ट का मतलब होता है अंडर, जोला का मतलब हो गया एस लाइक। तो अंडर एस लाइक का क्या मतलब है ये समझना, ठीक है। अब जैसे ये लेयर है, मैं फिर से बना देता हूँ, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर सोइल प्रोफाइल की। तो ये जो हमारी क्या है, इस तरफ लिखा, ये ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है। क्लियर है। होगा क्या, रेनफॉल जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है क्या, बहुत सारे सोइल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हम बोल सकते हैं आयरन होता है, एल्यूमिनियम्स होता है, साल्ट होता है, सिलिका होता है, यही चीज़ होती है सबसे ऊपर लेयर में। इस आयरन और एल्यूमिनियम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेक्सियो ऑक्साइड। इस आयरन और एल्यूमिनियम को मिलाकर क्या बोला जाता है, सेक्सियो ऑक्साइड बोला जाता है। क्लियर है, सेक्सियो ऑक्साइड बोला जाता है आयरन और एल्यूमिनियम को मिलाकर। तो जब रेनफॉल होती है तो ये सेक्सियो ऑक्साइड जो है क्या होता है, नीचे की लेयर में आ जाता है, ठीक है। जब रेनफॉल होती है तो ये सेक्सियो ऑक्साइड जैसे यहाँ लिखा है। क्लियर है। डिपोजिशन ऑफ सेक्सियो ऑक्साइड, आयरन और एल्यूमिनियम के बोलते हैं सेक्सियो ऑक्साइड बोलते हैं, बी होरिजन फ्रॉम ए होरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ए होरिजन से बी होरिजन में आ जाएगा क्या, सेक्सियो ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम और आयरन के जो ऑक्साइड है उनका डिपोजिशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मतलब ये सेक्सियो ऑक्साइड कहाँ आ जाएगा, बी होरिजन में आ जाएगा। ए होरिजन से बी होरिजन में सेक्सियो ऑक्साइड का डिपोजिशन होना पोर्जोलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए। यहाँ पे एक चीज़ क्या समझना है कि जब ये सेक्सियो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, सिलिका, ये सारी चीज़ कहाँ थी, अपर लेयर में थी। वहाँ से जो सेक्सियो ऑक्साइड क्या हो गया, डिपॉजिट होके बी लेयर में आ गया। मतलब बी लेयर में आ गया तो ऊपर क्या हो गया, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। चेंजेस क्या हुआ है, जब ये सेक्सियो ऑक्साइड नीचे आ गया तो ये ऊपर वाली लेयर में क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया, मतलब एसी हो गया। क्या हो गया, एसी हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, पोर्जोलाइजेशन है। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि ए, बी और सी जो हमारी लेयर है उसमें ए लेयर जो ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर, टॉप सॉइल, उसके अंदर क्या है, सेक्सियो ऑक्साइड भी है, सिलिका भी है। सेक्सियो ऑक्साइड मतलब आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। जब क्या हो गया, रेनफॉल होती है तो ये सेक्सियो ऑक्साइड क्या हो गया, नीचे आ गए। क्लियर है, नीचे आ गए। नीचे आ गए तो ऊपर वाली लेयर में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस हो गया, उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, ग्रे या एस लाइक हो जाता है। तो क्या हो गया, अंडर, मतलब कि जैसे ए होरिजन से बी होरिजन में आया, मतलब नीचे गया, अंडर गया, तो उसका कलर क्या हो गया, एस लाइक हो गया। इसलिए इसको क्या बोला गया, पेर्जोलाइजेशन। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ रहा ना। तो पोर्जोलाइजेशन क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका टर्म्स
कहाँ से आया, सारी चीज़ क्लियर है। पोर्जुलाइजेशन, पोड मतलब अंडर, जोला मतलब होता है एस लाइक, रशियन टर्म्स है। जब ऊपर लेयर में जो सेक्सुअल ऑक्साइड है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं बी लेयर में, तो ऊपर लेयर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, उसका कलर जो है ग्रे हो जाता है, एस लाइक हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पोर्जुलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, ए ओरिजिन में क्या हो जाएगा, ब्लीच ग्रे कलर या एस कलर हो जाता है। वही पोर्जुलाइजेशन पोर्जोल होता है, रशियन टर्म्स है। पोर्ट का मतलब अंडर होता है और जोल का मतलब एस लाइक हो जाता है। क्लियर है। ये क्या है, इल्यूविएशन का ही टाइप है। कैसे इल्यूविएशन का टाइप है, कैसे समझा हमने, अभी हमने पढ़ा था इल्यूविएशन, आई ई फॉर इल्यूविएशन क्या होता है कि ऊपरी लेयर से नीचे लेयर में आ जाना, मतलब वॉश आउट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए सॉइल मटेरियल या सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऊपर की लेयर से बी लेयर में आ गए, मतलब क्या हो रहा, ई फॉर इल्यूविएशन हो रहा, मतलब वॉशिंग आउट हुआ। तो ये पोर्जुलाइजेशन क्या है, ई फॉर इल्यूविएशन का टाइप है। ठीक है। सेक्सुअल ऑक्साइड बिकम द मोबाइल एंड लीच फ्रॉम द अपर टू लोअर सरफेस। मोबाइल होता है ऊपर से, इसे हमने इल्यूविएशन में बोला क्या होता है, इल्यूविएशन लेयर में हमने क्या देखा कि वहाँ पे मोबिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो नीचे आ जाते हैं, और आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए पोर्जुलाइजेशन को इल्यूविएशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन जो होता है वो अपोजिट होता है किसके, पोर्जुलाइजेशन के। पोर्जुलाइजेशन के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये ए लेयर बी लेयर सी लेयर जो भी है, ए लेयर बी लेयर और सी ओरिजिन, एक मिनट, ओके, ए लेयर बी लेयर सी लेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है उल्टा, मतलब कि अब यहाँ पे अंडर हाई रेनफॉल होगी और हाई टेम्परेचर या कंटिन्यूअस हाई रेनफॉल, यहाँ पे क्या होगी, कंटिन्यूअस हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही है, सेक्सुअल ऑक्साइड है और क्या है, सिलिका है। तो अंडर हाई रेनफॉल या कंटिन्यूअस हाई रेनफॉल और टेम्परेचर की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिलिका तो ऊपर ही रहेगा, या सॉरी सेक्सुअल ऑक्साइड क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ये सिलिका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर लेयर से नीचे वाली लेयर में आ जाएगा। ये सिलिका जो है यहाँ पे मोबाइल रहेगा और ये कहाँ आ जाएगा, सिलिका नीचे वाली लेयर में आके एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट पोर्जुलाइजेशन का उल्टा है। लेटराइजेशन मतलब ये लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स, मतलब ईंट। ब्रिक्स मतलब क्या है, ईंटों को हम बोलते हैं ब्रिक्स। तो लैटिन वर्ड लेटराइट जो है लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, ब्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, जो सिलिका है वो नीचे आता है, सेक्सुअल ऑक्साइड ऊपर ही रहता है। जब सिलिका नीचे आएगा तो सेक्सुअल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऊपर, उसका जो अमाउंट बढ़ जाएगा। बढ़ने का इन द सेंस मतलब बढ़ेगा नहीं, जब एक चीज़ कोई कम हो जाती है तो दूसरी से ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रतीत होती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक और भी दो लड़के हैं, एक के पास यहाँ पे 100 रुपये हैं और इसके पास भी क्या है, 100 रुपये हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ए के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए बी से, बट 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी से 50 रुपये मैंने ले लिए, तब बी के पास क्या बचे, बी के पास क्या बचे, 50 ही बचे, लेकिन ए के पास क्या है, 100 है, तो ए के पास क्या हो गए, ज़्यादा हो गए बी से। उसी तरीके से क्या हो गया, सिलिका जब नीचे आ गया तो सेक्सुअल ऑक्साइड ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसका परसेंटेज बढ़ गया। तो यहाँ पे सेक्सुअल ऑक्साइड कितना होता है, 70 से 80% सेक्सुअल ऑक्साइड होता है लेटराइजेशन में। इसीलिए क्या बोला जाता है, जो लेटराइट सोइल होती है उसमें उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ऑक्साइड रिच सोइल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें 70 से 80% क्या होता है, सेक्सुअल ऑक्साइड होता है। इसी को क्या बोला जाता है, लोटोसोल्स बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोल्स इसको बोला जाता है। इसका सबसे ज़्यादा, ये जो सोइल है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लांटेशन क्रॉप के लिए। किसके लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए। लेटराइट सोइल में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप में भी क्या, ये मोस्ट आईएमपी है, याद रख लेना, कॉफ़ी हो गया, बनाना हो गया, पाइन एप्पल हो गया, ये 4 क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कोकोनट हो गया। ये मोस्ट आईएमपी है, इनको याद कर लेना, यही चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी, जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई। क्लियर, सॉरी। लेटर वर्ड, लेटिन टर्म जो लेटिन वर्ड लेटर, जिसका मतलब ब्रिक्स या टाइल होता है। प्रोसेस रिमूवल ऑफ सिलिका, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सिलिका रिमूव हो रहा है, किसके, इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल ऑक्साइड। सेक्सुअल ऑक्साइड अब ऊपर ही है, सिलिका नीचे आ गया लोअर लेयर में। सेक्सुअल ऑक्साइड डिपॉजिटेड 70 से 80%। ठीक है, सच सोइल आर्काइड, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटराइट सोइल या लोटोसोइल, ऑक्सीसोइल्स बोलते हैं।
फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है 200 से या 2000 से 2500 mm रेनफॉल या कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर होता है तभी होती है। क्लियर है, मतलब कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस रेनफॉल होगी तब ये होता है। सेक्सो ऑक्साइड रिच सॉइल होती है, सीधी सी बात है, 70 से 80% सेक्सो ऑक्साइड है तो रिच सॉइल होगी, सेक्सो ऑक्साइड रिच। ठीक है, मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप कॉफी, बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट इसमें यूज़ किया जाता है। फिर अब बात आती है इंट्राजोनल प्रोसेस। क्लियर है, बी क्या है, इंट्राजोनल प्रोसेस। इंट्राजोनल प्रोसेस में सबसे पहली कौन सी है, ग्लीजाइजेशन। ग्लीजाइजेशन मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे क्या होता है वाटर लॉक कंडीशन होती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, वाटर लॉक कंडीशन जहाँ पे पानी भरा रहता है। ठीक है, पुअर ड्रेनेज कंडीशन जहाँ होती है, पुअर ड्रेनेज कंडीशन जहाँ होती है, जहाँ पे क्या होता है पानी भर जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है पानी भरा रहता है, वहाँ पे क्या होता है ग्ली बन जाती है। ग्ले बोलो या जिली बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो अपने हिसाब से। जिसके आपने देखा होगा अक्सर, आपने जो सीमेंट का जो बना हुआ रहता है जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है उसमें आपने देखा होगा कि ग्ले बनी हुई देखी होगी, तो वो इस तरीके की ग्ले बन जाती है। वो ग्ले जो क्या होती है ग्रे कलर की होती है और ब्लू ग्रे ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ब्लू कलर की, ग्रे कलर की, ग्रीन क्ले कलर की होती है। लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल ड्यू टू द पुअर वाटर ड्रेनेज या वाटर लॉक कंडीशन। तो जहाँ पे ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता है, जहाँ पे पानी भरा रहता है, वाटर लॉक कंडीशन है, वहाँ पे क्या बन जाती है ग्ली बन जाती है, जो ब्लू ग्री और ग्रीन कलर की होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं ग्लेनाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोमेट्रिक कंडीशंस भी बोलते हैं। हाइड्रोमेट्रिक मतलब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है वाटर होता है, और मॉर्फिक मतलब वहाँ पे क्या बनना, ग्ले का बनना, पानी के अंदर हाइड्रोमॉर्फिक कंडीशन हो जाती है, तो ग्लीजाइजेशन को हम हाइड्रोमॉर्फिक कंडीशंस भी कहते हैं। क्लियर है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट की वजह से नहीं हो रही, ध्यान रखना। इंट्राजोनल प्रोसेस जो है वो क्लाइमेट की वजह से नहीं है, इसमें क्लाइमेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये जो होता है ड्रेनेज कंडीशन की वजह से होता है, मतलब ग्ले जो बन रही है वो ड्रेनेज की वजह से, ड्रेनेज कंडीशन की वजह से बन रही है, क्लाइमेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेलिनेशन, सेलिनेशन और सोलोनाइजेशन और सोलोडाइजेशन, ये तीन टर्म्स से थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स है। सेलिनेशन, सोलोनाइजेशन और सोलोडाइजेशन, तीन टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखना। सेलिनेशन मतलब यहाँ पे साल्ट का जो क्या होगा एक्युमुलेशन होगा, जो सोल्यूबल साल्ट है, जो घुलनशील साल्ट है, उसका क्या होता है एक्युमुलेशन होता है, उसको सेलिनेशन बोलते हैं। सोलोनाइजेशन मतलब इसको एल्कलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा जो एक्सचेंजेबल सोडियम आयन होते हैं उनका एक्युमुलेशन होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं सोलोनाइजेशन। याद क्या रखना है, एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम मतलब जहाँ पे सोडियम आ जाए वहाँ पे सोलोनाइजेशन एल्कलाइजेशन होगा। जब ये कंडीशंस होती है एक्सचेंजेबल सोडियम्स बनते हैं तो पीएच कितना हो जाता है 8.5 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको एल्कलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ब्लैक ऑर्गेनोक्ले कंटेन हैंस कॉल्ड ब्लैक एल्कली सॉइल, ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से ब्लैक ऑर्गेनिक सॉइल भी, एल्कलाई सॉइल भी इसको कहते हैं। सोलोडाइजेशन जस्ट सोलोनाइजेशन का उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्युमुलेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, यहाँ पे सोडियम का डिपोजिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम जो हो गया क्या होगा रिमूवल होगा, सोडियम के निकलने की प्रोसेस, सोडियम के हटने की प्रोसेस, सोडियम के रिमूवल होने की प्रोसेस सोलोडाइजेशन या डी एल्कलाइजेशन कहलाती है। थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ना इजी होगा। फिर आता है पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन का मतलब वही हो गया मिक्सिंग ऑफ सॉइल, चर्निंग ऑफ सॉइल, तो किसकी वजह से होगा वही हमने पढ़ा है फ्लोरा फोना, तो एनिमल के थोड़ा, फ्लोनल मतलब एनिमल के द्वारा होगा, वही चीज़ मिट्टी को अर्थवर्म जो है वो कुरुतते हैं, रोडेंट हो गए जो कुरुतते हैं वही हो गया। फ्लोरल पार्ट मतलब प्लांट्स के द्वारा, प्लांट की रूट पेनिट्रेट करती है तो सॉइल में क्या, रॉक्स में क्या आती है दरारें पड़ती हैं। एक और टर्म से अर्जिली पेडोटर्बेशन, अर्जिली पेडोटर्बेशन मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रोसेस होती है जो मैंने बताया था। अब स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रोजेक्ट इसको सेल्फ फ्लोइंग भी बोल सकते हैं, सेल्फ फ्लोइंग प्रोसेस मतलब क्या होगा नेचुरल प्रोसेस। ध्यान रखना इसको क्या बोलेंगे अर्जिली पेडोटर्बेशन, मतलब क्या होगा ये नेचुरल प्रोसेस है। सोइल का क्या होगा पानी जाएगा तो फूलेगी, पानी हटेगा तो सूखेगा तो क्या होगी वापस ये श्रिंक होगी, तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है उसमें सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टर आ जाता है। सेल्फ फ्लोइंग मतलब मिट्टी ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या होती है पलटना शुरू हो जाती है, तो डीप ब्लैक कॉटन सॉइल में अक्सर होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज किस सॉइल के अंदर होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टिसोल्स भी बोलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमने कंप्लीट समझ ली, वेदरिंग से लेके सॉइल फैक्टर से लेके और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस से लेके, तो ये पूरी प्रोसेस, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। क्लियर है।
तो ये इस तरीके का जो पैटर्न मैंने यूज़ किया है आज, अगर आप ये पैटर्न आपको अच्छा लगता है कि इस पीपीटी फॉर्मेट में हम पढ़ाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और हमारा ये एज ए एएफओ का डेमो लेक्चर्स है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ठीक है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे और भी फ्री कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।